अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम आवास पर मंगलवार को देर रात तक कोर कमेटी की बैठक चली है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधने के हर प्रयास में जुटी पार्टी ने विधान परिषद की 4 रिक्त सीटों पर कई नामों पर चर्चा करी है, लेकिन अभी नाम तय नहीं हो सके हैं। आपको बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी आज इन तमाम नामों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी से एक नाम का ऐलान किया जा सकता है। बैठक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। नामों का ऐलान, इसकी भी सूची आज जारी हो सकती है। तो वहीं कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड में भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन यूपी में इसकी अनुमति दे दी गई है। 25 जुलाई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देते हुए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई से शिव भक्तों की परंपरागत रूप से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या उत्तराखंड और बिहार आदि राज्यों में जलाभिषेक के लिए जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड काल के मद्देनजर संबंधित राज्यों से संवाद जरूर किया जाएगा। यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं और यात्रा का पूरा प्रयास किया जाए। इस साल 26 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। उससे एक दिन पहले शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होगी। सीएम योगी का निर्देश है कि इस समय जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, इस पर रोक जरूर लगा तो नजर आया है, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की लगातार कोशिश सरकार करेगी। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित कारोबारी गतिविधियों के मद्देनजर सरकार छोटे मझोले दुकानदारों को अप्रैल से जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज में छूट देने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मई से जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज और डिमांड में रिबेट देने के एक प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख सचिव ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी ने रिपोर्ट तलब करी है। पावर कॉर्पोरेशन 1-2 दिनों में इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट भेजने भी वाला है, जिसके बाद केंद्र सरकार से रिबेट की राशि मिलने पर फैसला हो सकता है। वहीं यूपी में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की भी घोषणा कर दी है। शासन प्रशासन से लेकर प्रत्याशियों तक सभी ने अपनी कमर कस ली, लेकिन चुनाव संपन्न होने तक सभी विभागीय कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द रहने वाली हैं। मुख्य सचिव ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश के हिसाब से ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के 8 से 12 जुलाई तक सभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। छुट्टियां रद्द होने के चलते अफसरों और कर्मचारियों को इस बीच कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अफसरों और कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी, इस बात की घोषणा पूरी तरीके से हो चुकी है। मुख्य सचिव ने इस बात का ऐलान कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव होने हैं और इन चुनावों को तत्परता के साथ स्वस्थ माहौल में संपन्न कराने के लिए तमाम तरह के जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की कैबिनेट में आज शाम 5 से 6 बजे तक विस्तार हो जाएगा। इस बीच कई दिग्गज नेताओं को दिल्ली भी तलब किया गया है। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस दौरान कई मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार भी लिए जा सकते हैं। इसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 3 से 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इन मंत्रियों में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को जगह दी जा सकती है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का नाम भी रेस में है। जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से दिल्ली से स्पर्श हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में लखनऊ से ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बात लगातार हो रही है कि 3 से 4 चेहरों को तरजीह मिल सकती है, तो इसमें समीकरण क्या सध सकता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से? देखिए, मुझे उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो समीकरण इसलिए चेंज होना डिमांड है क्योंकि जो बहुत बड़ा आरोप
लगा था इस मौजूदा प्रदेश सरकार पे कि वो मतलब ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं। इस बात को लेकर के अब इसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जितने अनुवांशिक संगठन है उन्होंने तमाम इसमें अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सौंपी। तो अब निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज को अपने आप में आगे लाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए इस बार की जो केंद्र की कैबिनेट होगी, केंद्र की कैबिनेट में उनको तरजीह दी जाएगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश तो अलग अलग इलाके से ब्राह्मण नेताओं को चुनने की बात की जा रही है। और जैसे कि अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर के हैं, और रीता बहुगुणा लखनऊ से भी सांसद रही है और विधायक भी रही है इसके पहले, और इस समय केंद्र में सांसद है। और चूंकि अगर रीता बहुगुणा होती है तो रीता बहुगुणा के अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जो चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो इससे कुमाऊं मंडल का भी जो पहाड़ का उत्तराखंड का मामला है, उत्तराखंड का मामला भी एक साथ दो काम होंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को सजा जा सकता है। इसके अलावा हरीश द्विवेदी बस्ती के हैं, जो पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। बस्ती से हरीश द्विवेदी ये दूसरी बार सांसद हुए हैं, तो इनके होने से निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज भी जुड़ सकता है। वहीं तीसरा नाम आ रहा है, चौथा जो नाम है वो है अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में पहले भी मंत्री रही हैं, और उनके मंत्री जब थी तो उन्होंने किन्हीं तमाम विवादों के चलते आपस में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ अनिल जी, आपके पास मैं लौटती हूँ। स्पर्श इस बीच हमारे साथ तो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? आवास पर मीटिंग होनी थी, मीटिंग क्या स्टार्ट हो चुकी है? और अगर स्टार्ट हुई है तो इस समय दिल्ली नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कौन कौन दिल्ली पहुंचा है, किस तरीके की सूचना आपके पास? देखिए, आज शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होता हुआ जो है नजर आ सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं, और कई अन्य नेताओं का नाम जो है चल रहा है कि वो जो है दिल्ली ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और मेन खबर ये है कि जिन संभावित मंत्रियों के नाम जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, उनके पास जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो जेपी नड्डा और जो बीएल संतोष है संगठन महामंत्री, उनके कार्यालय से जो है फोन जाने जो है शुरू हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिन मंत्रियों को जो है हटाया जाएगा, उनसे भी जो है इस्तीफा मांगने के लिए जो है फोन जाने जो है शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नामों को लेकर जो है निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो मोटे तौर पर नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें ये जो है जरूर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल हो सकते हैं। लेकिन जो इस बार कैबिनेट रहने वाली है वो युवा चेहरों से जो है कहीं ना कहीं जो है शामिल होती हुई नजर आएगी। युवा होंगे, पढ़े लिखे जो है लोग ज्यादा जो है उनको तरजीह दी जाएगी। उसके साथ साथ जाति को देखा जाएगा, वर्गों को जो है देखा जाएगा। तो इन तमाम समीकरणों को साधते हुए जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस बार मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जो है रहने वाला। और उसके साथ साथ खासतौर पर जो चुनावी राज्य है वहां से सहभागिता जो है ज्यादा कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में इंतजार जो है अब ये है कि कब जो है आखिरकार फाइनल लिस्ट जो है निकलकर सामने आती है। लेकिन सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि तमाम ऐसे संभावित जो चेहरे हैं उनके पास फोन जाने जो है अब शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, संभावित चेहरों के लिए एक्सरसाइज और सोशल इंजीनियरिंग इस बीच स्टार्ट हो चुकी है। अनिल जी, लगातार चर्चा हो रही है और इस बीच एक और नाम निकल करके अचानक से सामने आया है, वो है रविकिशन का। रविकिशन शुक्ला का नाम निकल करके सामने आ रहा है। वो अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो उसको किस तरीके से देखा जाए? पूर्वांचल को साधने की कवायद है। देखिए बिल्कुल निश्चित से पूर्वांचल को साधने की कवायद है, क्योंकि ये भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता है और सफल अभिनेता है, और वहां पे इनकी काफी डिमांड भी है। लेकिन हम अक्सर इनके जो इनके विवादास्पद जो इनके बयान आते हैं, जिनके लिए चर्चा में रहते हैं, तो इनके और रस्मी बढ़ जाती है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता है वो इस प्रकार के विवादित बयानों को वेलकम करती है और लाइक करती है। तो निश्चित रूप से रवि किशन जो है एक लोकप्रिय नेता उस क्षेत्र के, और हमें इन सब के मंत्रिमंडल में शामिल होने का संकेत इस बात से भी मिलते हैं, इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर फोन करके वहां पे दिल्ली कल बुलाया गया था। ये सभी लोग दिल्ली बुला लिए गए। ये जितने नेताओं के मैंने आपको नाम लिए सब दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्पर्श और अनिल के अंकुर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से अब कवायद और सोशल इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, फिर चाहे वो केंद्रीय आला कमान हो या फिर प्रदेश का जो प्रतिनिधि
हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनावों में अपनी साख को बढ़ाया जाए, पकड़ को और मजबूत किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीते सोमवार को कई राज्यों के 40 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई करी। इस दौरान ठेकेदारों, राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों के घरों से सोने की ईंटें, हीरे, फिक्स डिपॉजिट की रसीदें, संपत्ति के दस्तावेजों के साथ साथ नकदी भी बरामद की गई है। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हुई छापेमारी के बारे में मंगलवार को सीबीआई ने जानकारी साझा करी। छापेमारी में अब तक 400 करोड़ से ज्यादा के गबन का पता चला है। अधिकारियों ने दावा किया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जिन ठेकेदारों और निजी फर्मों को निर्माण कार्य आवंटित किया, उन लोगों ने मिलकर ये सारा गबन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा 2022 में सपा सरकार आते ही भाजपा मानसिकता के अधिकारियों से समाजवादी पार्टी निपटने का काम करेगी। अखिलेश ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा की बुरी तरीके से हार की वजह आला अधिकारियों को बताते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे सभी अधिकारियों को चिन्हित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी तो सरकार बदलते ही बदल जाया करते हैं। एक जिलाधिकारी के बारे में तो खुलेआम सबने देखा, और यहाँ के जो जिलाधिकारी थे वो किस तरीके से धमकी दे रहे थे, और धमकी इतनी बड़ी थी कि डरा दिया लोगों को, और उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। ये जितने भी अधिकारी हैं, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों ने चिन्हित भी किए हैं, और अधिकारी तो ऐसे हैं, सरकार बदलती तो अधिकारी बदल जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 9 जुलाई से शुरू हो रही बैठक में शामिल होने के लिए 3 दिन पहले ही चित्रकूट पहुंच गए। मोहन भागवत के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो कामतानाथ की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जिसके बाद वो संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भागवत 7 दिवसीय प्रवास के दौरान पहले 3 दिन स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ विचार विमर्श करने वाले हैं। इसके बाद मुख्य बैठक में शामिल होंगे। चित्रकूट जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सतना जिले में दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम में 9 से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। अखिल भारतीय संघ टोली पदाधिकारी और क्षेत्र प्रचारक एक साथ बैठक करेंगे, जबकि प्रांत प्रचारक वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। मौलाना ने कहा, उनका बयान उस समय आया जब देश को एकता और अखंडता की जरूरत है। उन्होंने वो देश की अहम व्यक्तित्व हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इन बातों को पूरे देश से मनवाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, जिसको लेकर अब मौलाना ने कहा कि संघ प्रमुख के बयान पर पूरे देश में अमल होना चाहिए। नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार का दौरा करेंगे। करीबन 3 बजे उनका स्वागत हरिद्वार जनपद के भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सप्तऋषि चुंगी पर किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जिला भाजपा कार्यालय जगजीतपुर पहुंचेंगे, जहां जिले के कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री सभी प्रमुख अखाड़ों में जाकर संतों का आशीर्वाद भी लेंगे, महामंडलेश्वरों से मिलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा कई नेता मौजूद रहेंगे। जिला प्रभारी धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हाल ही में मंत्रियों को जिले का प्रभार भी सौंपा गया। उत्तराखंड में नए सीएम बनने के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने मंगलवार शाम को इसके आदेश भी जारी कर दिए। तो वहीं खास बात यह भी रही कि धामी सरकार में प्रदेश की 4 साल बाद धन सिंह रावत के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री भी मिला है। ये विभाग भाजपा की सरकार बनने के बाद अब तक पीएम के पास ही था, माफ कीजिएगा, सीएम के पास ही था। तो वहीं सीएम ने खुद के पास गृह और वित्तीय विभाग समेत 15 विभाग रखे हैं, जबकि नाराज वरिष्ठों को भारी भरकम विभाग देते हुए संतुष्ट करने की कवायद जारी है। अब कितना संतुष्ट हो पाएंगे ये दिगर बात है, लेकिन सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। साथ ही हरक सिंह रावत को ऊर्जा और यशपाल आर्या को आबकारी विभाग देकर संतुष्ट करने की
भरपूर कोशिश जरूर की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ में देहरादून से जुड़ चुके हैं लाइव। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आपके पास पहला दौरा है सीएम का और उसके पहले विभागों का आवंटन हो चुका है। विभागों के आवंटन में क्या मेन माना जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मेन विभाग पहले सीएम के पास होते हैं इस बार और वरिष्ठों को दिए गए हैं ताकि उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। कितनी नाराजगी दूर होती हुई नजर आएगी? देखो पूजा, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो सरकार लगभग 4.5 साल का साल कर चुकी है और इसमें पिछले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त सरकार चला रहे हैं। तो सरकार की पूरी कोशिश थी कि कैसे विभागों को बंटवारा इस तरीके से किया जाए जिससे जो संभावित जो मंत्री हैं जिनको नाराजगी की बात एक सामने आ रही थी वो अपनी नाराजगी दूर कर सके और विभागों को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। ऐसे में देर शाम को धामी सरकार ने अपने विभागों का जो आवंटन है वो तमाम मंत्रियों को कर दिया है। जिसमें सतपाल महाराज को अगर देखा जाए तो पुराने विभागों के साथ ही लोक निर्माण विभाग महत्वपूर्ण एक बड़ा विभाग है जो अब तक मुख्यमंत्री के पास होता था, वो सौंपा गया है। इसके अलावा जो ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को और अब ऊर्जा मंत्री के तौर पर हरक सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है पुराने विभागों के साथ। इसके अलावा यशपाल आर्य की अगर बात की जाए तो उनको आबकारी जैसा बड़ा महकमा सौंपा गया है पुराने विभागों के साथ में। तो कुल मिलाकर ये ऐसे 3 बड़े विभाग हैं जो अब तक मुख्यमंत्री के पास ही होते थे, जिनको अब देर शाम को जब पोर्टफोलियो जारी किए गए तो उसमें नए मंत्रियों को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो है धन सिंह रावत को फुल प्रूफ यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अब तक 4.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी होते थे, अब ये जिम्मेदारी धन सिंह रावत को सौंपी गई है। तो साफ समझा जा सकता है कि सरकार में सभी मंत्रियों को भारी भरकम विभागों से नवाजा गया है। खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास लगभग 1 दर्जन के करीब विभाग रखे हैं और ऐसे में उनका जो ज्यादा काम होगा वो जनता के बीच में होगा, समीक्षा करने में बीतेगा। तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनको धरातल से कैसे उतारा जा रहा है, तमाम चीजों को लेकर वो काम करेंगे और किसी भी तरह की बड़ी जिम्मेदारी वो अपने पास नहीं रखेंगे। इसको देखते हुए जो पोर्टफोलियोज हैं वो कल बांटे गए हैं और साथ ही जो एक नाराजगी जैसी बात निकलकर सामने आ रही थी मंत्रियों की तरफ से वो भी अब काफी हद तक दूर होगी। जी बिल्कुल अजीत, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो वरिष्ठ हैं उनको भी साथ लेते हुए चला जाए ताकि एक बैलेंस बन सके स्टेट के अंदर, जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था इतने समय से। 4 साल के बाद पहली बार जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय किसी मंत्री को मिला है, स्वास्थ्य मंत्री मिला है प्रदेश को। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब जो विभागों के सचिव हैं वो भी बदलेंगे। अजीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा, जिस तरह से लगातार मंथन यहाँ पर चल रहा है और धामी सरकार के आते ही सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ था वो मुख्य सचिव की कुर्सी पर हुआ था। ओम प्रकाश जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे उनको हटाकर अब एस एस संधू जो केंद्र से रिलीव होकर देहरादून पहुंचे हैं उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और कल चार्ज लेने के तुरंत बाद उनकी बड़ी बैठक सचिव अपर सचिवों के साथ हुई थी जिसमें साफ तौर पर कई निर्देश एस एस संधू की तरफ से दिए गए थे और उसके बाद मीडिया से जब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की कोताही ग्राउंड लेवल पर नहीं बख्शी जाएगी। जो भी सरकारी योजनाएं बनती हैं उनको धरातल पर उतारना हर किसी अधिकारी की जिम्मेदारी है और उसके लिए तब तक तय भी किया जाएगा कि कौन लोग कितने दिन में काम करके देंगे या जो भी गाइडलाइन होती है फाइल टू मूवमेंट को लेकर उस पर पूरा फोकस किया जाएगा। ऐसे में ये साफ समझा जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन के भीतर जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर बदला जा सकता है, चाहे वो शासन में बैठने वाले अधिकारी हैं या फिर जिलों में बैठने वाले सीएम हो, एसएसपी हो। तो तमाम बदलाव देखने की अब उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। आगरा विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक पर आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार दोपहर एक महिला कर्मचारी ने वित्त विभाग के अधिकारी सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी पर शोषण का आरोप लगाया। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा। एडीए सचिव राजेंद्र प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी गरिमा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अफसरों और कर्मचारियों के जुटने के बाद मामला और भी तूल पकड़ने लगा। सचिव के कक्ष में अफसर और महिला कर्मचारी के परिजनों की बैठक हुई। महिला कर्मचारी ने लिखित रूप में अफसर के खिलाफ एडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पैसिया से शिकायत की है और मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही है। कुछ बताया चला कि आप लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है राजीनामे में, कुछ ऐसा कुछ सामने दबाव ऐसा कोई बनाया नहीं जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है बस। लेकिन ये था कि हाँ थोड़ा पहले से थोड़ा मैं और अगर अलर्ट होती तो शायद आज ये नहीं हो पाती। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।